हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हम लोगों ने चैप्टर 4 क्लास 10 क्लास 12 मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 4 में हम लोगों ने पढ़ा था डिटरमिनेंट्स। चैप्टर 4 का हमारा नाम था और उसमें हम लोगों ने कई चीज़ें पढ़ी। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, ऑपरेशन से एलिमेंट्री ऑपरेशन से हम लोग इनवर्स कैसे फाइंड किया जाता है, ये सब फाइंड किए हैं, पढ़े हुए हैं। माइनर क्या होता है, कोफैक्टर क्या होता है, इस सब के बारे में डिस्कस खूब किए हैं। आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे इसी चैप्टर के थ्रू, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अच्छा, ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होता क्या है, इस सिस्टम का डेवलपमेंट क्यों किया गया मैथ में, इन सब के बारे में आज हम लोग चर्चा करते हैं और फिर जानेंगे कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है क्या, हम इसका यूज कैसे करते हैं किसी भी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने। तो हम लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा था लीनियर इक्वेशन और वहाँ पर पढ़ा था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। क्या पढ़ा था हम लोगों ने, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। तो वहाँ पर हम लोगों को जो है 2 ही वेरिएबल के इक्वेशन मिलते थे, 2 वेरिएबल होता था, 2 इक्वेशन होते थे और उनको सॉल्व करने के हमारे पास 4 मेथड होते थे। पहला मेथड हम लोगों ने पढ़ा था ग्राफिकली मेथड और दूसरा मेथड था अलजेब्रिकली। और अलजेब्रिकली मेथड में हमारे 3 मेथड थे। कौन कौन सा, एक था एलिमिनेशन मेथड, दूसरा था सब्स्टिट्यूशन मेथड और तीसरा था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। समस्या वहाँ पर क्रिएट होने लगी जब हमारे पास वेरिएबल की संख्या ज़्यादा होने लगी और इक्वेशन ज़्यादा होने लगी। जैसे 3 वेरिएबल हो गए, 3 इक्वेशन हो गए, यहाँ तक भी ठीक था, उसको हम किसी तरीके से सॉल्व कर लेते थे एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा करके। फिर उसके बाद जब हमारे पास वेरिएबल 4 हुए, 4 इक्वेशन हुए, वेरिएबल 5 हुए, 5 इक्वेशन, वेरिएबल 100 हो गए, 100 इक्वेशन हो गए, तब इन सबको सॉल्व करने में कठिनाई होने लगी और तब एक सिस्टम डेवलपमेंट किया गया जिसका नाम दिया गया सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है क्या, हम लोग थोड़ा इस पर डिस्कस करते हैं, फिर एक आध 2 क्वेश्चन भी इस पर सॉल्व करेंगे, तो उससे हमारी जो क्लियरिटी है वो बढ़ जाएगी। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है, यहाँ पर देखिए दिया गया है, लेट द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स x, y एंड z। यहाँ पर एक 3 वेरिएबल का 3 इक्वेशंस ले लिए गए हैं और उनको किस तरह से मॉडिफाई किया गया है इस सिस्टम में, तो देखते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा गया a1x + b1y + c1z = d1, a2x + b2y + c2z = d2 और a3x + b3y + c3z = d3। क्या किया गया है यहाँ पर एक मैट्रिक्स बना दिया गया है A और A में क्या रखा गया है, A में जो भी वेरिएबल्स हैं उनके कोफिशिएंट को रखा गया है। इस मैट्रिक्स में क्या रखा गया है, जो भी वेरिएबल्स हैं उनके जो भी कोफिशिएंट थे इस मैट्रिक्स में रख दिया गया है और इसीलिए इस मैट्रिक्स को कहते हैं कोफिशिएंट मैट्रिक्स। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कोफिशिएंट मैट्रिक्स बोलते हैं। एक मैट्रिक्स और बनाया गया, वो क्या रखा गया x के फॉर्म में, और ये उसमें क्या रखा गया, इसमें जो वेरिएबल्स यूज हुए थे हमारे x, y, z उनको रख दिया गया और एक मैट्रिक्स और बना दिया गया जो इक्वल टू के बाद की वैल्यू थी हमारी, जैसे d1, d2, d3, एक उसके लिए मैट्रिक्स बना दिया गया और इनका कॉम्बिनेशन किया गया, इनको कंबाइन किया गया। किस तरह, इस तरह से द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म में भी, इनको एक मैट्रिक्स फॉर्म में रख दिया गया। क्या रखा गया पहले, यहाँ से कोफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स को इसके साथ किसका मल्टीप्लाई किया गया, इस वेरिएबल वाले मैट्रिक्स का, और इक्वल टू के बाद का जो हमारा मैट्रिक्स है उसको रख दिया गया और फिर से इसको क्या लिख दिया गया, हमारी किसकी वैल्यू थी, a की वैल्यू थी, ये किसकी वैल्यू थी, x की वैल्यू थी और ये किसकी वैल्यू थी, b की वैल्यू थी, इसको क्या लिख दिया गया, ax + b ना। तो यहाँ पर a क्या है हमारा, a हमारा क्या है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स। फिर इसमें शुरू किया, ये तो हमारा सिस्टम हो गया, हम लोग पढ़े भी थे कि जो हमारा डिटरमिनेंट्स होता है, मैट्रिक्स होता है, एक अरेंजमेंट होता है, किसका, नंबर्स का अरेंजमेंट होता है। अब उसका जो यूज, सही यूज है वो, इसका यूज क्या है डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स का, इसका सही यूज क्या है, किसी भी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना।
और उसको किसके थ्रू करना, उसी डिटरमिनेंट उसी मैट्रिक्स के थ्रू करना। ठीक है, एक सिस्टम बना करके उसको सॉल्व किया जाता है। इससे क्या होता है, इससे थोड़ा हमको इक्वेशन को सॉल्व करने में आसानी होती है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद यहाँ पर लिखा गया है ax इक्वल टू b, और अब इसमें चेक किया जाता है कि जो हमारा a है, जो हमारा a मैट्रिक्स है, अगर उसकी वैल्यू यहाँ पर देखते हैं, जो हमारा मैट्रिक्स a है कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, अगर उसकी वैल्यू उस डिटरमिनेंट की वैल्यू, इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो, इज नॉट इक्वल टू 0, क्या हो, इज नॉट इक्वल टू 0। इफ डिटरमिनेंट ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0, इसको हम लोगों ने पढ़ा था। अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होगी तो मैट्रिक्स कैसा होगा हमारा, मैट्रिक्स हमारा होगा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। कैसा मैट्रिक्स होगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। अच्छा, अगर कोई मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका हम लोग इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। देयरफॉर A इनवर्स इज एग्जिस्ट। क्या होगा, A इनवर्स हम लोग एग्जिस्ट कर सकते हैं या फाइंड कर सकते हैं। अब अगर हम लोग A इनवर्स फाइंड कर सकते हैं तब क्या होगा, तब हमारे पास क्या मिला था, हमको मिला था ax इक्वल टू b। हम A इनवर्स से लेफ्ट हैंड साइड में, A इनवर्स से राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या मिलेगा यहाँ से A इनवर्स ax इक्वल टू A इनवर्स b। यहाँ से क्या होगा, A इनवर्स इनटू A मिलके क्या हो जाएगा, आइडेंटिकल मैट्रिक्स हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं क्या, Ix इक्वल टू A इनवर्स b। फिर क्या मिलेगा, यहाँ से x इक्वल टू मिलेगा A इनवर्स b। यही क्या होगा, यही हमारा उस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। यानी कि अगर हमको किसी भी लीनियर इक्वेशन को, 3 वेरिएबल के लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है तो उसको हमको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और जब इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा तो वहां से A इनवर्स निकाल लेंगे और b की वैल्यू निकाल करके दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर वेरिएबल से कंपेयर करके वहां पर वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। ठीक है, अच्छा, हम लोगों ने वहां एक चीज और पढ़ी थी, कहां पर, क्लास 10th में। क्या पढ़ा था कि जो लीनियर इक्वेशन थे उनके सॉल्यूशन कैसे होते थे, या सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन। क्या पढ़े थे हम लोग, सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन। ये तो हमारा सिस्टम था, इस लीनियर इक्वेशन को किस सिस्टम रखेंगे, कैसे सिस्टम बनाएंगे। उसके बाद क्या है, सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन। तो क्या होता था वहां पर सॉल्यूशन, हम लोग सॉल्यूशन क्या पढ़ते थे, वहां पर कुछ इक्वेशन में सॉल्यूशन मिलते थे ना, कुछ इक्वेशन कैसे होते थे जो सॉल्यूशन देते थे। ठीक है, कुछ इक्वेशन क्या होते थे जो हमको सॉल्यूशन देते थे, और कुछ इक्वेशन ऐसे होते थे जो हमको सॉल्यूशन नहीं देते थे, उनको बोलते थे क्या, नो सॉल्यूशन ना। तो जिन इक्वेशन में हमको सॉल्यूशन मिलता था उसको हम लोग क्या बोलते थे, कॉन्सिस्टेंट। क्या बोलते थे, कॉन्सिस्टेंट। और जिनमें हमको सॉल्यूशन नहीं मिलता था उसको हम लोग क्या बोलते थे, इनकॉन्सिस्टेंट। जब हमको सॉल्यूशन नहीं मिलता था हम लोग क्या बोलते थे, इनकॉन्सिस्टेंट, और जब हमको सॉल्यूशन मिलता था तो बोलते थे कॉन्सिस्टेंट। इस कॉन्सिस्टेंट में सॉल्यूशन मिलने की वहां पर 2 प्रॉपर्टी थी। पहली प्रॉपर्टी क्या थी, पहला सॉल्यूशन कैसा होता था, पहला सॉल्यूशन हमारा होता था यूनिक सॉल्यूशन। इसमें पहला जो पार्ट था वो क्या था, वो था हमारा यूनिक सॉल्यूशन। यानी कि लीनियर इक्वेशन हमको कैसे सॉल्यूशन देते थे, यूनिक, नहीं तो कैसे देते थे, नहीं तो हमको कैसे देते थे, मोर देन वन सॉल्यूशन देते थे, मोर देन वन सॉल्यूशन, या इसको हम लोग बोलते थे क्या, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। ये 2 टाइप के सॉल्यूशन हमको वहां पर मिलते थे। क्या क्या, एक यूनिक सॉल्यूशन मिलता था, एक मोर देन वन सॉल्यूशन मिलता था। सेम वही चीज, वही प्रॉपर्टी, वही कंडीशन हमको कहां मिलेगी, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन में मिलेगी। ठीक है, तो हम लोग अब जानेंगे
यूनिक सोल्यूशन कब मिलेगा, किस कंडीशन में, हम कैसे पता करेंगे, हमको मोर देन वन सोल्यूशन तब मिलेगा, किस कंडीशन में मिलेगा, और कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा, इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन होगा, ये किस कंडीशन में मिलेगा। तो इनकी 3 कंडीशन है, हम उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा गया है, दिया गया है क्या कि इफ, पहला if डिटरमिनेंट ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0, जब हमारे डिटरमिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा तो सॉल्यूशन कैसा होगा, ये सॉल्यूशन होगा नॉन सिंगुलर, यानी कि ये हमारा क्या है, 0 के इक्वल नहीं है। इस कंडीशन में हमारा a इनवर्स इज एग्जिस्ट। ठीक है, क्या होगा, जब डिटरमिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा तो कैसा होगा, ये कैसा मैट्रिक्स होगा, ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, और अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो A इनवर्स क्या होगा, उसका एग्जिस्ट होगा। अगर A इनवर्स एग्जिस्ट है तो सॉल्यूशन कैसा होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन कैसा होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन। कब ऐसा होगा, जब डिटरमिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होगी तब ना। और अगर यूनिक सॉल्यूशन होगा तो कैसे सॉल्व करेंगे उसको, हम उसको सॉल्व करेंगे x इक्वल टू a इनवर्स b, इसमें सारी वैल्यू का करके हम सॉल्व करेंगे तो हमारे वेरिएबल की जो वैल्यू आएगी वो यूनिक आएगी, यानी कि हमारी वेरिएबल की वैल्यू एक ही आएगी, अलग उससे नहीं आएगी। ये हमारी क्या पहली कंडीशन थी, यूनिकनेस। दूसरा इसमें है क्या, इफ डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल टू 0, अगर डिटरमिनेंट ऑफ a की वैल्यू 0 है एंड, और क्या, एंड एडजॉइंट a इनटू b इक्वल टू भी क्या है, 0 है या 0 मैट्रिक्स है। क्या है, अगर डिटरमिनेंट a की वैल्यू 0 के इक्वल आ रही है, यानी कि सिंगुलर आ रही है, और एडजॉइंट a इनटू b की वैल्यू क्या हो रही है, 0 के इक्वल आ रही है, यानी कि 0 मैट्रिक्स आ रहा है, तब क्या होगा, तब हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो कंसिस्टेंट तो होगा, लेकिन कैसा सॉल्यूशन देगा, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन देगा, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, क्या होगा, जब हमारे डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल आएगी तो हम क्या करेंगे, एक चीज और फाइंड करेंगे, एडजॉइंट a फाइंड करके मैट्रिक्स b से मल्टीप्लाई कर लेंगे। उस कंडीशन में अगर वैल्यू 0 फिर से आ जा रही है, तब उस लीनियर इक्वेशंस के जो सॉल्यूशन होंगे वो कंसिस्टेंट होंगे, और उस कंडीशन में सॉल्यूशन कैसा मिलेगा, यूनिकनेस नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन मिलेगा, यानी कि मोर देन वन सॉल्यूशन। ठीक है, इसके बाद इसमें है थर्ड क्या है, इफ डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल टू 0, डिटरमिनेंट a की वैल्यू क्या है, 0 के इक्वल है, एंड, और क्या है, एडजॉइंट a इनटू b की वैल्यू क्या है, वो नॉट इक्वल टू 0 है। क्या है, इफ डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल टू 0 एंड एडजॉइंट a इनटू b इज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के इक्वल नहीं है, तब उस कंडीशन में जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा वो क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा, और क्या होगा, नो सॉल्यूशन देगा। कैसा होगा, इनकंसिस्टेंट होगा, इनकंसिस्टेंट, और इस कंडीशन में हमको मिलेगा क्या, नो सॉल्यूशन, यानी कोई भी सॉल्यूशन हमको मिलेगा नहीं। तो इस पर भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इस पर भी क्वेश्चन आता है, लेकिन 12th बोर्ड में इससे क्वेश्चन नहीं आएगा। 12th बोर्ड में किससे क्वेश्चन आएगा, सिर्फ यूनिकनेस से क्वेश्चन आएगा, और ये इंपॉर्टेंट है, यही आपको पढ़ना है, इसी पर आपको क्वेश्चन करना है। इन दोनों पे क्वेश्चन नहीं आएगा, इन दोनों पे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो कंपटीशन में पूछा जाता है, यूनिकनेस कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए कि कंसिस्टेंट होगा, इनकंसिस्टेंट होगा, सॉल्यूशन देगा कि नहीं। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, इस यूनिकनेस पर, यूनिक सॉल्यूशन पर एक क्वेश्चन करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं।
और इससे बोर्ड में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं ना, क्योंकि ये क्या है, ये पूरे डिटर्मिनेंट्स का आपका निचोड़ है, अंत में कहाँ जहाँ हमको पहुँचा था वहीं पहुँचा दिया है। और ये क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं तो ये क्वेश्चन क्या होते हैं, मैक्सिमम नंबर के होते हैं, 4 नंबर के यूपी बोर्ड में और सीबीएसई बोर्ड में। तो इसमें एक एग्जाम्पल दिया गया है, एग्जाम्पल है हमारा सॉल्व द फॉलोइंग system of linear equations by मैट्रिक्स मेथड। किसके द्वारा? मैट्रिक्स मेथड से इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना। ठीक है, क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, 5x + 3y + z = 16, 2x + y + 3z = 90 और उसके बाद है x + 2y + 4z = 20। ये हमारा क्वेश्चन। तो यहाँ से हम क्या क्या करते हैं, यहाँ से हम a लिखते हैं, b लिखते हैं और x की वैल्यू लिखते हैं। क्या क्या लिखेंगे यहाँ से, a सबसे पहले क्या लिखेंगे, a इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से 5, 2 और 1, यहाँ से 3, 1, 2 और यहाँ से 1, 3, 4। दूसरा x क्या होगा, x इक्वल टू x, y, z और b इक्वल टू क्या होगा, b इक्वल टू होगा हमारा 16, 90 और 20। ठीक है, अब क्या फाइंड करेंगे, सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू को चेक करेंगे कि वो क्या होगी। इसको इरेज कर देंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू को निकालेंगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम डायरेक्ट कर देंगे यहाँ से, इसको डिटर्मिनेंट में नहीं कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 5 into 4 1 जा 4, 3 2 जा 6, 4 minus 6 minus 3, यहाँ से क्या होगा, ये पूरा कॉलम छूट जाएगा, ये रो छूट जाएगा, 4 2 जा 8, 3 1 जा 3 और फिर यहाँ इसको लेंगे +1 तो वैल्यू क्या आ जाएगी, ये पूरा कॉलम छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, क्या बचेगा 2 2 जा 4 -1, ये आ जाएगा हमारा कितना -2 -10, ये कितना हो जाएगा 5 3 जा 15 -15 और ये हो जाएगा हमारा +2। ये वैल्यू आ जाएगी कि -22 इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर a इनवर्स इज एग्जिस्ट, यानी कि a इनवर्स क्या होगा, एग्जिस्ट होगा। और एक चीज और क्लियर होगा कि हमारा जो मैट्रिक्स है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, a इनवर्स फाइंड किया जा सकता है। अगर a इनवर्स फाइंड किया जा सकता है तो क्या ये यूनिक सॉल्यूशन देगा। कैसा सॉल्यूशन देगा, यूनिक सॉल्यूशन देगा। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग, इसको आगे बढ़ाते हैं और निकालते हैं क्या, a इनवर्स। क्या निकालते हैं हम लोग, a इनवर्स निकालते हैं। तो a इनवर्स निकालेंगे कैसे, सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा क्या, कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स A। एक कोफैक्टर बनाएंगे तभी वहां से एडजॉइंट हम A फाइंड करेंगे, एडजॉइंट A निकालेंगे सबसे पहले। तो हम लोग निकालते हैं क्या, यहां से हम लोग निकालेंगे लेट C बी द, एक हम लोग कोफैक्टर का काम बनाएंगे C निकालेंगे। C क्या है, C है कोफैक्टर ऑफ द मैट्रिक्स A। C इज द मैट्रिक्स ऑफ each element of matrix A कोफैक्टर। कोफैक्टर का मैट्रिक्स होगा, एक कॉलम होगा, इसको डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, क्या होगा ये हमारा -2, यही बगल में कर दे, क्या यही कर देते हैं, ये यहाँ इसको इरेज कर दे, क्या ये वैल्यू हमारी आई है -22, क्या आई है
निकाल देते हैं क्या, कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर ऑफ ए। तो क्या होगा, अगर हम इसको लेते हैं तो ये पूरा रो छूटेगा, ये पूरा कॉलम छूटेगा, 4 1 जा 4 और 3 2 जा 6 आएगा -2। ऐसे ही हम इसके पास जाएंगे तो हो जाएगा माइनस, ये छूटा 4 2 जा 8 3 1 जा 3 आएगा कितना 5 और 5 किसमें लिखा जाएगा -3, क्योंकि ये दूसरा टर्म हमारा क्या होता है माइनस। हम सारी वैल्यू यहां से लिख दे रहे हैं, -10 19 और -7 8 -13 और -1। आप चेक करेंगे, आप चेक कर लेंगे कि यही होगा कि दूसरा होगा, करेंगे तो ये वैल्यू सारी आएगी। ये क्या हमारा, ये मैट्रिक्स है और किसकी मैट्रिक्स है, ये ए के इवरी एलिमेंट के कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स है। ठीक है, अब हम लोग क्या निकालते हैं, एडजॉइंट ए निकालते हैं। तो एडजॉइंट ए कैसे निकालेंगे, एडजॉइंट ए कैसे निकालेंगे, एडजॉइंट ए इक्वल टू क्या होता है, एडजॉइंट ए इक्वल टू होता है क्या, देयरफॉर एडजॉइंट ए इक्वल टू क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ सी, ट्रांसपोज ऑफ सी। और सी क्या है, सी हमारी कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स है और कोफैक्टर्स किसके हैं, ये मैट्रिक्स ए के कोफैक्टर्स हैं। ठीक है, तो सी निकालेंगे, ट्रांसपोज ऑफ सी यानी सी का क्या, परिवर्तन, परिवर्तन। क्या परिवर्तन करते हैं, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हमारी हो जाएगी -2 -5 और 3। यहाँ से क्या होगा -10 19 और -7। यहाँ से क्या होगा 8 -13 और ये हमारा आ गया क्या, एडजॉइंट ए। अब हम लोग क्या निकालेंगे, ए इनवर्स निकालेंगे। क्यों, क्योंकि हमको चाहिए सॉल्यूशन सॉल्व करने के लिए क्या, x इक्वल टू ए इनवर्स ये है। तो हमको क्या निकालना है, ए इनवर्स निकालना है और ए इनवर्स इक्वल टू क्या होता है, ये होता है एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। वैल्यू रखेंगे और सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, यहाँ से हमको मिल जाएगा ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन -22 और पूरा मैट्रिक्स क्या, ट्रांसपोज एडजॉइंट तो हो जाएगा -2 -5 3 -10 19 -7 8 -13 और हम क्या करते हैं, इस 1 अपॉन -22 का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, वैल्यू हमारी आ जाएगी, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ तो हो जाएगा माइनस माइनस हो जाएगा +2 अपॉन 22। इसके साथ होगा तो आएगा 10 अपॉन 22 और इसके साथ होगा कितना आएगा 8 अपॉन -8 अपॉन 20। इसके साथ होगा क्या होगा 5 अपॉन 22। इसके साथ होगा तो आएगा -19 अपॉन 22 और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 13 अपॉन 22। इसके साथ होगा क्या आएगा -3 अपॉन 22। इसके साथ होगा तो आएगा 7 अपॉन 22 और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 1 अपॉन 20। ये क्या आ गया हमारा, ये हमारा आ गया ए इनवर्स। क्या आ गया ये ए इनवर्स। अब हमको क्या फाइंड करना है, अब हमको कुछ नहीं करना है, इसको अपने सिस्टम में रख देना है। हमारा सिस्टम क्या था, हमारा सिस्टम था क्या, नाउ अब क्या करेंगे हम लोग, नाउ x इक्वल टू ए इनवर्स b। इसमें वैल्यू रख करके सॉल्व करेंगे, फिर वेरिएबल को कंपेयर करेंगे। तो रखिए वैल्यू यहाँ पर, ए इनवर्स की वैल्यू, ए इनवर्स की वैल्यू है 2 अपॉन 22 10 अपॉन 22 और -8 अपॉन 20। जगह कम हो जाएगी और इधर कर लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ 2 अपॉन 22 10 अपॉन 22 -8 अपॉन 22 5 अपॉन 22
और इसके साथ किसका मल्टीप्लाई, इसके साथ b, b हमारा क्या था याद है, b था हमारा 16, 19 और 20। ठीक है, इन दोनों को हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को हम लोग करते हैं मल्टीप्लाई और देखते हैं वैल्यू क्या आती है। ठीक है, तो ये देखिए हमारा कैसा मैट्रिक्स है, ये 3 क्रॉस 3 का है, ये 3 क्रॉस 1 का है, यानी कि दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू क्या आती है देखते हैं, यहाँ पर कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा x इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई पहले इसके साथ, तो 16 टू जा 32 अपॉन 22, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ तो हो जाएगा प्लस 190 अपॉन 22, और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो हो जाएगा माइनस 200 अपॉन 20। फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कितना आएगा 80 अपॉन 22, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कितना आएगा हो जाएगा माइनस, कितनी वैल्यू आएगी 361 अपॉन 22, और इसके साथ इसका मल्टीप्लाई होगा कितना आ जाएगा प्लस, पहले देख लेते हैं भैया, ये आएगा 325 अपॉन 20। फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस 48 अपॉन 22, इसके साथ करेंगे प्लस 133 अपॉन 22, और इसके साथ करेंगे प्लस 25 अपॉन 20, और इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से आएगा ये 1, ये कितना आएगा, ये आएगा हमारा 2, और ये कितना आएगा लास्ट में 5। आप ऐड करके डिवाइड करेंगे तो वैल्यू यही आएगी 1, 2 और 5। और इधर हमारा क्या है, इधर हमारा है x, y और क्या है, और है हमारा z। ठीक है, अब कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करने पर क्या मिलेगा, हमको कंपेयर करने पर मिलेगा x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2 और z इक्वल टू, ये क्या होगा हमारा इस लीनियर इक्वेशन का, जो हमारा लीनियर इक्वेशन दिया गया था उसका सलूशन होगा। और एक ऐसे सलूशन हमारे यूनिकनेस का सलूशन है, यूनिक सलूशन है, इसके अलावा दूसरा सलूशन इसका नहीं होगा। क्यों, क्योंकि सबके एक एक सलूशन हमको मिल रहे थे, और प्रॉपर्टी हम लोगों ने फुलफिल की थी कि क्या, अगर a डिटर्मिनेंट a की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है तो a इनवर्स फाइंड करता है, और अगर a इनवर्स फाइंड करेगा, a इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो वैल्यू क्या आएगी, यूनिकनेस आएगी। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाएंगे। अब इससे रिलेटेड आपकी एक एक्सरसाइज है 4.6, आप उसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने में जहाँ पर भी आपको कठिनाई होगी आप कमेंट करके हमको बताएंगे, तो हम कोशिश करेंगे कि उसका हम वीडियो भी बना करके आपको प्रोवाइड करवाएं। ठीक है भैया, तो हमारा लीनियर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है, इसके बारे में हम लोगों ने जान लिया। इसके सोल्यूशन किस टाइप के हो सकते हैं, कंसिस्टेंट होंगे कि इनकंसिस्टेंट होंगे। कंसिस्टेंट होंगे तो यूनिक सोल्यूशन देगा कि मोर देन वन सोल्यूशन देगा, ये हम लोगों ने पढ़ लिया। और इससे एक रिलेटेड एग्जाम्पल भी किया, और क्वेश्चन सॉल्व कैसे किया जाता है उसको सीखा। तो सॉल्व कैसे किया जाता है, सबसे पहले जो भी लीनियर इक्वेशन दिया गया है उसके 3 मैट्रिक्स बनाएंगे। कोफिशिएंट मैट्रिक्स का हम क्या फाइंड करेंगे, डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, उसकी वैल्यू को चेक करेंगे क्या वो सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर है। अगर वो नॉन सिंगुलर है तो ए इनवर्स एग्जिस्ट होगा। हम लोग क्या करेंगे फिर, अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट है तो ए इनवर्स फाइंड करने के लिए क्या निकालेंगे, ट्रांसपोज निकालेंगे। किसका ट्रांसपोज निकालेंगे, मैट्रिक्स ए का, यानी कि कोफिशिएंट मैट्रिक्स का हम लोग ट्रांसपोज निकालेंगे। पहले क्या बनाएंगे, उसके कोफैक्टर का मैट्रिक्स बनाएंगे, फिर उसका ट्रांसपोज निकालेंगे, और जो उसका ट्रांसपोज होता है वही क्या होता है, हमारा एडजॉइंट ए की वैल्यू होती है। एडजॉइंट ए आ जाएगा, एडजॉइंट ए आने के बाद हम ए इनवर्स फाइंड करेंगे, फिर उसको क्या करेंगे, अपने सिस्टम में पुट करके उसको सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद हम उसका कंपेयर करके एक्स वाई जेड यानी वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। तो आशा है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, ठीक है, और समझ में भी आया होगा हमने जो भी पढ़ाया है, जो भी कॉन्सेप्ट दिया गया।
अगर आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम लगती है कि नहीं यहाँ पर ये होना चाहिए, तो आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और इसी तरह से आप वीडियो को देखते रहिए, लाइक करते रहिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करते रहिए। और अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें, जिससे हम जो भी वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करवाएं उसका नोटिफिकेशन आप तक